एंड स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के काफी महत्वपूर्ण पाठ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के काफी महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर ही बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। यहां पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ लीजिए कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कल कारखाने, उद्योग धंधे सभी प्राइवेट होते हैं उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो अमेरिका और रूस में है, तो इसे आपको याद रखना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कल कारखाने, उद्योग धंधे सभी सरकारी होते हैं उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो चीन और उत्तर कोरिया में है, इसे आपको याद रखना है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कल कारखाने और उद्योग धंधे प्राइवेट और सरकारी दोनों होते हैं उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो अपने देश भारत में है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर, इसे आपको याद रखना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कल कारखाने, उद्योग धंधे प्राइवेट और सरकारी दोनों होते हैं उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका और रूस में कौन सा अर्थव्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका और रूस में कौन सा अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका और रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि चीन और उत्तर कोरिया में कौन सा अर्थव्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि चीन और उत्तर कोरिया में कौन सा अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चीन और उत्तर कोरिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। और 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह कहलाती है। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो किसी देश के अंदर एक साल में उस देश की कुल आय में
उस देश की कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं और जो बचता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विकसित देश का उदाहरण कौन सा देश है, तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। और 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है वह कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश अविकसित कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। और 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 को, सी ऑप्शन है 15 जनवरी 1951 को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और योजना आयोग का स्थापना किसने किया, तो कांग्रेस ने किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाई गई, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग किसने बनाया, तो बीजेपी ने बनाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग कब बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो नीति आयोग है इसका पुराना नाम क्या है, योजना आयोग है। और योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। किसने किया, तो बीजेपी सरकार ने किया। तो कब किया, तो ये 2015 में किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत में नीति आयोग कब बना, तो 2015 में बना, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन है अशिक्षा, बी ऑप्शन है सूखा, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है पैसा। तो बिहार के विकास में ये सभी क्या है, बड़ी बाधा है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो बाढ़ है, इसे आपको याद रखना है। जो बिहार है अपना, वो हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। ए ऑप्शन है बिहार को, बी ऑप्शन है झारखंड को, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश को, डी ऑप्शन है गोवा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर।
14 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग आर्थिक क्षेत्र समझ लीजिए, उसके बाद ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखिए आर्थिक क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न अगर आ जाए कि आर्थिक क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्थिक क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और कृषि के अंतर्गत क्या आता है, तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन भी आता है, पशुपालन भी आता है, और खेती भी किस में आता है, कृषि में आता है। तो ये आपको याद रखना है, जो कृषि होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। और द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तो औद्योगिक धंधे जो कल कारखाने होते हैं या निर्माण होता है वो किस में आता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, तो जो सेवा क्षेत्र होते हैं जैसे सरकारी बैंक हो गया या स्कूल के टीचर हो गए, ये किस में आते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। और जो सेवा क्षेत्र होता है ये तृतीय क्षेत्र होता है, इसे आपको काफी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे आपको लिख के याद कर लेना है, क्योंकि इससे 1 से 2 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, इसे आपको याद रखना है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं, इसे आपको याद रखना है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सेवा क्षेत्र क्या होता है, तो जैसे बैंकिंग का जितना भी काम हो गया, बैंक किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे प्रश्न है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो जो जितने भी कृषि के कार्य होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहां पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जो कल कारखाने होते हैं या निर्माण हो गया या घर बनाना हो गया, ये किस में आएगा, तो ये औद्योगिक क्षेत्र किस में आएगा, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कृषि क्षेत्र होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और जो यहाँ पे सेवा क्षेत्र है ये तृतीय क्षेत्र में आता है, और द्वितीय क्षेत्र किस में आता है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो सेवा क्षेत्र होता है ये तृतीय क्षेत्र कहलाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र में क्या आता है, तो जितने भी बैंकिंग का काम होता है ये सेवा क्षेत्र में आते हैं, इसे आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, एक बार और बता देते हैं आपको, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक, यहाँ पे औद्योगिक जितने भी उद्योग होते हैं ये आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के विकास का स्तर किस पर आधार, क्या यहाँ पे देखिए किसी देश का यहाँ पे विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य की स्थिति पर, बी ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय पर, सी ऑप्शन है साक्षरता दर पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो स्वास्थ्य की स्थिति पर भी निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्धारित किया जाता है, और साक्षरता दर पर भी निर्धारित किया जाता है, यानी इन तीनों पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो नरेगा है इससे ग्रामीण मजदूरों को काम मिलता है, और यहां पे आपको बताना है कि मजदूरों को एक साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार मिलता है। ए ऑप्शन है 100 दिनों के लिए, बी ऑप्शन है 125 दिनों के लिए, सी ऑप्शन
ऑप्शन है 150 दिनों के लिए, डी ऑप्शन है 200 दिनों के लिए। तो नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार मिलता है? तो 100 दिनों का रोजगार मिलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर का, बी ऑप्शन है प्रांतीय स्तर का, सी ऑप्शन है विश्व स्तर का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा एक कार्यक्रम है, तो जो नरेगा एक कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आपको याद रखना है कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन सा है? तो जो एटीएम कार्ड होता है ये प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो जो प्रश्न आपको याद नहीं हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे पढ़िएगा तो जो आपको प्रश्न याद नहीं होंगे वो आपका यहाँ पे याद हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है। ए ऑप्शन है पोषण, बी ऑप्शन है शोषण, सी ऑप्शन है कुपोषण, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया है। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया है, इसे आपको याद रखना है, यानी लूटा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो राज करो का अर्थ क्या है? यानी दो धर्मों को आपस में लड़ाओ और राज करो, यानी हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और राज करो, ये नीति किसने अपनाया था? ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है मुसलमानों ने, सी ऑप्शन है हिंदुओं ने, डी ऑप्शन है पारसियों ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बैंक उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक किस क्षेत्र का उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है चतुर्थ क्षेत्र का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक किसका उदाहरण है। तो जो बैंक है ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है, और हम बता भी चुके हैं कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र में, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र में, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? तो मत्स्य पालन का अर्थ होता है मछली पालना, और मछली पालना किस में आता है? तो कृषि में आता है। या पशुपालन किस में आता है? तो ये भी कृषि में आता है। और जो कृषि होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो उद्योग धंधे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो जो बैंक होते हैं ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, और तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कारखाने किस क्षेत्र में आते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि कल कारखाने उद्योग धंधे किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है व्यवसाय, सी ऑप्शन है उद्योग, डी ऑप्शन है व्यापार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। बिहार में कृषि सबसे अधिक होता है, यानी खेती सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार में व्यवसाय भी नहीं है
और उद्योग धंधे भी नहीं है और व्यापार भी नहीं है। सबसे अधिक क्या है तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसकी प्रधानता है। वहां पे बिहार में पूछा गया था, अब यहां पे भारत में पूछा गया कि भारत में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है व्यापार की, सी ऑप्शन है उद्योग की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किसकी प्रधानता है तो कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत का लगभग 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, यानी भारत के 80% लोग खेती करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है दिल्ली की, सी ऑप्शन है गोवा की, डी ऑप्शन है मुंबई की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहां पे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। यहां पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इसीलिए बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारत से भी अधिक है। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत के किस पड़ोसी देश, यहां पे होना चाहिए देश, किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका, डी ऑप्शन है म्यांमार। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत के किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो श्रीलंका की जो प्रति व्यक्ति आय है ये भारत से भी अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है। यहां पे आपको बताना है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है। ए ऑप्शन है लोक कल्याण पर, बी ऑप्शन है उत्पादन कुशलता पर, सी ऑप्शन है अधिक लाभ पर, डी ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर। तो यहां पर आपको बताना है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहां पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार के विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि बिहार का जब विभाजन हुआ तो बिहार में कौन सा उद्योग रह गया। ए ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, बी ऑप्शन है चीनी उद्योग, सी ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बिहार का विभाजन हुआ, जब बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में कौन सा उद्योग रह गया, तो जितना भी ये चीनी उद्योग था यानी चीनी मिल था वही बिहार में रह गया, और जितने भी लौह इस्पात उद्योग थे वो झारखंड में चले गए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है। ए ऑप्शन है जनसंख्या में अधिक वृद्धि, बी ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक भार, सी ऑप्शन है सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो जनसंख्या में अधिक वृद्धि, यानी बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या है, मतलब अधिक जनसंख्या है। और यहाँ पे देखिए कृषि पर अत्यधिक भार,
बिहार ये भी है, और सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप यानी बिहार में बाढ़ भी आता है और सुखाड़ भी हमेशा रहता है, तो ये बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, यानी सभी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको 34 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। इसमें से जो प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा और समय समय पे इसका रिवीजन करते रहिएगा। अगर ऐसे आप लोग पढ़िएगा तो काफी महत्वपूर्ण आपको नंबर मिलेंगे, 480 प्लस आपको नंबर मिलेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में कितने राज्य हैं। यहां पे आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 26। तो जो ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और यहाँ पे देखिए वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां पे क्लास टाइमिंग और कौन सा क्लास होगा वो हम आपको बताते रहते हैं और उसमें क्लास का लिंक भी डालते रहते हैं। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग दबा के उस लिंक को जुड़ सकते हैं। अगर आप बॉय हैं यानी आप लड़के हैं तो जरूर इस ग्रुप में जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।